वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चल रहा है या दंगल? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि जब से इलेक्शन अनाउंस हुआ है तब से वेस्ट बंगाल में जो कुछ भी हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं है। अधिकारियों को जबरन बंदी बनाने से लेके, पथराव से लेके, आर्मी तक डिप्लॉय करनी पड़ी, पुलिस को, वेस्ट बंगाल की पूरी पुलिस को एक किनारे रखना पड़ा, ईवीएम की चोरी, सब कुछ हुआ। क्या क्या हुआ एक लिस्ट है मेरे पास, आपको मैं वो बताता हूं। टीएमसी का नारा भय, बंगाली में भय। बीजेपी का नारा भरोसा। ये इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि टीएमसी लड़ रही है डर के ऊपर, भय के ऊपर, जो सालों से ममता बनर्जी का वेस्ट बंगाल के लोगों के ऊपर एक डर बना के रखा हुआ है। ये डर मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बार इलेक्शन में मीडिया के ऊपर भी हमला हुआ, मीडिया की भी पिटाई हुई, उनके ऊपर भी पत्थरबाजी हुई, उनको शूट करने से रोका गया, उनको न्यूज़ बनाने से रोका गया। इसके अलावा वहाँ की लोकल पब्लिक, वहाँ की जनता, उनका ये कहना था कि अगर हम कैमरे पे सामने आके कुछ भी बोलेंगे तो पता नहीं कल को टीएमसी के गुंडे आके हमें मारेंगे, और ऐसा पहले हो चुका है। तो काफी लोग सामने नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन कुछ लोग जो हिम्मत करके सामने आए, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई कि टीएमसी के गुंडे आते हैं, धमकी देकर जाते हैं, घर में घुस के धमकी देकर जाते हैं कि अगर टीएमसी को वोट नहीं दिया तो ठीक नहीं होगा, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा पहले बिहार में आरजेडी के वक्त हो चुका है। वहां भी आम जनता को बोलने की आजादी नहीं दी गई थी। कोई भी बोलता था कैमरे के आगे तो उनकी मार पिटाई, धमकी देना, घर में घुस के बदतमीजी करना, ये सब होता था। हाल ये हो गया कि मोदी अपनी रैली में एक दुकान पे खड़े होके, एक छोटी सी दुकान पे खड़े होके 10 रुपए की झालमुरी खरीदते हैं, तो ममता जी सब्जी मंडी में जाके सब्जी खरीदने लग जाती हैं। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि बॉर्डर पे गाय की तस्करी जो होती है वो पूरे वेस्ट बंगाल से होती है, और हर एक गाड़ी जिसमें वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश या और दूसरे देशों में जो गाय जाती हैं, हर एक गाड़ी पे उनको 6 लाख रुपए मिलता है, उनको यानी टीएमसी को। ये स्टेटमेंट है, ये कोटेशन है। इसके अलावा लोगों ने ममता के पूजा करने के तरीके का भी मजाक उड़ाया। वो मजाक क्यों उड़ाया मैं आपको बताता हूँ। वो कहीं पूजा कर रही थी, उनके हाथ में नारियल था और उसके ऊपर रखा हुआ कपूर जल रहा था। उन्होंने जब नारियल को फेंका तो दोनों कपूर कहीं चले गए और नारियल कहीं चला गया। तो लोगों ने ये तक कह दिया कि ये कैसी हिंदू हैं जो इन्हें पूजा करने का भी तरीका नहीं मालूम, इन्हें ये भी नहीं मालूम कि नारियल असल में फोड़ते कैसे हैं। केंद्र सरकार ने 800 लोगों की लिस्ट बनाई। उस लिस्ट में टीएमसी के सारे गुंडे, जो स्टेटमेंट है कि टीएमसी के सारे गुंडे हैं जो वहां दंगा करते हैं, बूथ कैप्चरिंग करते हैं, पत्थरबाजी करवाते हैं। ये पूरे वेस्ट बंगाल में ये 800 लोग वो थे जो लोकल पब्लिक को हायर करके ये सब काम करवाते थे। इनके अरेस्ट के ऑर्डर्स निकले, काफी लोग अरेस्ट हुए, कुछ लोग बच भी गए। एसआईआर जब लागू हुआ तो 8 अधिकारी थे, जिसमें से एक महिला अधिकारी भी थी। महिला अधिकारी को तो 8 घंटे तक इन्होंने बंदी बना के रखा हुआ। इन्होंने का मतलब आप अच्छी तरीके से समझते हैं। 8 घंटे एक महिला अधिकारी को, वो भी न्यायाधीश को, क्या ये सही था? और वो बची कैसे? बाद में सीआरपीएफ ने उन्हें निकाला। इसके अलावा जो 7 अधिकारी थे, उन 7 को भी बंदी बनाया गया। बड़ी मुश्किल से सीआरपीएफ वालों ने उन्हें बाहर निकाला। बाहर निकलने के बाद भी पब्लिक ने उन्हें छोड़ा नहीं। आखिर ये गुस्सा क्यों था? एसआईआर लागू होना क्या इस देश के लिए गलत था? वो गुस्सा इसलिए था क्योंकि जितने बांग्लादेशी इस देश में रह रहे हैं वो चाहते नहीं थे कि एसआईआर लागू, और ये बंदी बनाने वाले सारे बांग्लादेशी ही थे। सीआरपीएफ का भी खौफ नहीं था उन्हें। जब उन अधिकारियों को वहां से बाहर निकाला सीआरपीएफ वालों ने, उसके बावजूद वो उनकी गाड़ियों पे पत्थरबाजी करते रहे। वो वीडियो काफी वायरल भी हुई थी, पूरे देश ने देखी वो वीडियो।
मजबूरन केंद्र सरकार को सीआरपीएफ की एक बड़ी बटालियन उतारनी पड़ी। आदेश दिया गया कि कोई भी लोकल अथॉरिटी वेस्ट बंगाल की, चाहे वो पुलिस हो या प्रशासन हो, वहां पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में एंटर नहीं करेगा। फिर भी लोगों ने कोशिश करी, पुलिस वालों ने तो नहीं करी, आम जनता ने कोशिश करी। 23 तारीख को जब पहला चरण का वोटिंग हुआ तो काफी दंगे हुए, कई जगह ईवीएम चुराई भी गई। 23 तारीख को भी चुराई गई, 29 तारीख को भी चुराई गई, कई जगह ईवीएम चुराई गई। और इसके अलावा भीड़ एक साथ मार्च करते हुए, लगभग 150 से 200 लोगों की भीड़ एक साथ मार्च करते हुए पोलिंग बूथ की तरफ पहुंच गई। नजारा ऐसा भी देखा गया कि 2 लड़के पोलिंग बूथ के अंदर घुसते हैं, बटन दबाते चले जाते हैं और पर्चों पे मुहर लगाते चले जाते हैं। और जैसे ही उनको पता चलता है कि उनकी वीडियो शूट हो रही है, उतनी देर में वो कम से कम 15-20 वोट तो डाल चुके थे, वो वहां से निकल जाते हैं। इलेक्शन अनाउंस होने से पहले ही एसआईआर लागू कर दिया गया था। हम सब जानते हैं ये हमारे देश के लिए कितना जरूरी है। एसआईआर लागू होने की वजह से टीएमसी के करीब 1.25 करोड़ वोट कट गए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे बांग्लादेशी वापस चले गए। 23 तारीख के वोटिंग में 13.5 लाख बांग्लादेशियों ने वोटिंग करी है। ये बाद में जब रिकॉर्ड निकला तब पकड़ा गया। एक पोथा था पूरा, एक लंबी फाइल थी एक, जिसमें पूरी लिस्ट थी कि ये 13.5 लाख लोगों ने फर्जी वोटिंग करी है आगे। मजबूरन केंद्र सरकार को अजय पाल शर्मा, जो कि उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं, अजय पाल शर्मा को केंद्र सरकार को वहां भेजना पड़ता है। अब आप सुनिए, एक अधिकारी के लिए, एक डेकोरेटेड अधिकारी के लिए क्या क्या वर्ड यूज किए जाते हैं। छोटा फैंटा, फेयर एंड लवली बॉय, क्योंकि वो गोरे हैं तो इसलिए फेयर एंड लवली बॉय। आईपीएस रैंक के अधिकारी का इस तरीके से मजाक उड़ाना क्या ये सही है? किसी भी देश की किसी भी पार्टी के लिए या किसी भी कार्यकर्ता के लिए, चाहे वो कोई सी भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, कोई सी भी हो, क्या ये सही है? जो कुछ भी अजय पाल शर्मा जी के साथ हुआ वो सही था? इस तरीके से किसी को मॉक करना। अजय पाल शर्मा जहांगीर के घर पहुंचते हैं। जहांगीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वहां पे वो लगातार धमकियां दे रहा था कि मुझे वोट देना, नहीं तो ठीक नहीं होगा, तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हें भगा देंगे। तो अजय पाल शर्मा उसके घर पहुंचते हैं। उस वक्त वो वहां था तो नहीं। उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली कि ये धमकीबाजी अब नहीं होनी चाहिए, अगर हुई तो अच्छे से इलाज करेंगे। मेरे हिसाब से इसमें कोई गलत बात नहीं कही थी उन्होंने। लेकिन जवाब में टीएमसी के एक नेता बकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि 4 मई के बाद शर्मा जी, फेयर एंड लवली बॉय को हम उत्तर प्रदेश से उठा के ले आएंगे और जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी आने वाली पुश्तें भी खराब कर देंगे। क्या इस तरीके सब चीजें एक नेता के लिए शोभा देती हैं? अब शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं वेस्ट बंगाल के इलेक्शन को मैं दंगल क्यों कह रहा हूं। और इसी जहांगीर के कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक पोलिंग सेंटर पे जब एक वोटर वोट डालने जाता है तो उसने क्या देखा, बकायदे ये भी फुटेज में है, बीजेपी के नाम के आगे मोटा सा डबल टेप लगा हुआ था कि कोई वहां बटन दबा ही ना पाए। नीचे से एक लकड़ी का फट्टा लगा के और ऊपर से डबल टेप लगा दिया कि वो बटन ही ना दबे। उस वोटर ने उसकी वीडियो बना ली। वहां जो अधिकारी बैठा हुआ था उसको बुलाया गया कि आप ये ऐसे कैसे है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब ये बात फैलती है और सीआरपीएफ और अजय पाल शर्मा जी तक पहुंचती है तो वो वहां पहुंचते हैं और जब देखते हैं 2 टीएमसी के, आप गुंडे कह लीजिए या जो भी शब्द आपको सही लगे, वो वहां बैठे हैं इल्लीगल तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से वो वहां बैठे हैं और वोटिंग करवा रहे हैं। मतलब खौफ नाम की तो चीज ही नहीं है। और खौफ से याद आया, जब एसआईआर लागू हुआ था तो बिल्कुल दिल्ली जैसे हुआ, जैसे दिल्ली में सीसीटीवी सारे खराब हो गए थे, ठीक है, और पत्थरबाजी हुई,
उससे पहले मस्जिदों से अनाउंसमेंट की गई, अनाउंसमेंट के बेसिस पे सारे जितने भी लोग थे दंगाई वो वहां इकट्ठा हुए। ये बाकायदे मालदा में जो कुछ भी हुआ 8 अधिकारियों के साथ ऑन रिकॉर्ड है। मस्जिद से अनाउंसमेंट करके भीड़ इकट्ठा करी गई, अधिकारियों को बंदी बनाया गया। और अब हाल ये है कि बार बार हर जगह से ईवीएम चोरी हो रहे हैं। मतलब वेस्ट बंगाल की आम जनता को ईवीएम की सिक्योरिटी करनी पड़ रही है। ऐसे भी कई फुटेज आए हैं सामने कि एक बस में या मिनी बस में ईवीएम भर के जा रहा है और पीछे से चारों तरफ से बाइक से और गाड़ियों से, अपनी पर्सनल गाड़ियों से ईवीएम को सेव करके लेके जा रहे हैं वेस्ट बंगाल के अपने खुद के नागरिक। कभी ऐसा कुछ भी इस देश में नहीं हुआ। इसके अलावा जब सीआरपीएफ को उतारा गया था तो ममता दीदी एक अपनी रैली में कहती हैं कि ये सब तुम लोगों को मारने आ रहे हैं, या तुम लोगों को मारेंगे पीटेंगे, मतलब वही भय, डर का माहौल बनाने की कोशिश की गई। हालांकि ऐसा कोई भी इंसिडेंस हुआ नहीं। जो भी हुआ वो सीआरपीएफ वालों ने जिसको भी मारा पीटा वो सारे दंगाई ही थे। जो लिस्ट बनाई प्रदेश के लेवल पे तो 800 लोगों की लिस्ट थी, उसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे अलग लिस्ट निकली थी जिनको सीआरपीएफ वालों ने ढूंढ ढूंढ के पकड़ा भी। 29 तारीख के इलेक्शन में करीब 2500 लोग ऐसे थे, एक पोलिंग बूथ पे, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, जहां करीब 2500 बांग्लादेशी आके सामने लाइन से खड़े हो गए, कहते हैं हमें भी वोट डालना है। जब उनसे पूछा गया कि आपकी कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड दिखाइए, कहते जी वो हम नहीं दिखाएंगे, हमें वोट डालना है। किस बेसिस पे डालना है कोई मतलब नहीं, बस हमें वोट डालना है। 29 तारीख के इलेक्शन से पहले 2 घटनाएं और घटी। एक रफीकुल इस्लाम नाम के नेता के घर से 100 जिंदा बम पकड़े गए, बम स्क्वाड को बुलाया गया। वो बाकायदे टीएमसी का कार्यकर्ता है और काफी अच्छा जाना पहचाना नाम है रफीकुल इस्लाम। 100 जिंदा बम पकड़े गए। आप सोच के देखिए किसी भी इलेक्शन के लिए 100 जिंदा बम, और वो भी इस देश में रहते हुए रफीकुल इस्लाम नाम के आदमी के घर से पकड़ा जाना, क्या ये नॉर्मल था? क्या ये इलेक्शन को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं था? इसके अलावा इनके एक नेता सीआरपीएफ को सामने खड़े होकर धमकी देते हुए पकड़े गए कि चले जाओ यहाँ से नहीं तो तुम्हारी खाल खींच लेंगे। अब पता नहीं उसके बाद सीआरपीएफ ने ऐसा क्या किया कि 2 दिन बाद वो खुद ही हाथ जोड़कर बोलते रहे कि मैं इलेक्शन हारने वाला हूँ। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि इन नेताओं को सीआरपीएफ वालों ने लोकल पब्लिक को धमकी नहीं देनी थी। ये जगह जगह जा जाके लोगों को डरा नहीं पाए। एक फुटेज ऐसी भी आई जिसमें वेस्ट बंगाल की पुलिस खुद एक बिल्डिंग के छत पर खड़े होकर नीचे भीड़ के ऊपर बॉम्ब फेंक रही थी। समझ ही नहीं आ रहा है कि वेस्ट बंगाल में किसका शासन है, मतलब बांग्लादेशियों का है या वेस्ट बंगाल की पुलिस की कुछ चल भी रही है, या इस देश का संविधान के हिसाब से वेस्ट बंगाल चल रहा है, पता नहीं। क्योंकि 200 रुपए में तो बांग्लादेशी, मात्र 200 रुपए में बांग्लादेशी पुलिस वालों को 200 रुपए देके और वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाते हैं। ये भी कोटेड है कि कई बांग्लादेशियों ने कैमरे के सामने ऑन रिकॉर्ड बताया है कि सिर्फ 200 रुपए में हम बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल एंटर करते हैं। पैसा किसे दिया जाता है? जी पुलिस को दिया जाता है। एक हेड कांस्टेबल ने कोशिश करी 29 तारीख के वोटिंग से पहले कि सच्चाई बाहर लाई जाए, और उसने एक वीडियो बना के क्लियर एलिगेशन लगाया टीएमसी के ऊपर कि ममता दीदी के राज में इतने सालों से यही हो रहा है कि बांग्लादेशी उधर से आते हैं, बहुत छोटा सा पैसा दे के आ जाते हैं और जबरन हिंदुओं को मुस्लिम बना के कन्वर्ट करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और ये लगातार चल रहा है इतने सालों से। अब उधर बीजेपी क्या करती है सुनिए। आरजी कर रेप एंड मर्डर केस में जो जिस लड़की का रेप और मर्डर हुआ, उसकी मां रत्ना देवनाथ को पानीहाटी से वो सीट देते हैं। अभी तक भी उस केस में न्याय नहीं मिला है। जब रत्ना देवनाथ हर जगह वोट मांगने जाती हैं तो काफ़ी भावुक पल भी आ गए, सबकी आंखों में आंसू भी आ गए, क्योंकि उनको आज तक न्याय नहीं मिला। अब टीएमसी क्या करती है, जिन लड़कों ने
जिन लोगों ने उस लड़की का रेप और मर्डर किया, उनके वकील को वो उसी जगह से सीट देती है। अच्छा, इसके अलावा और भी जो हमारे देश की पार्टियां हैं, जब नेता धमकी देता है किसी को तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब पुलिस को गुंडे वाले धमकी देते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं होती। जब गुंडों को पुलिस देते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम होती। लेकिन वेस्ट बंगाल इकलौता ऐसा स्टेट है जहां पुलिस वालों ने जाके धमकी भी नहीं दी। मैं अजय पाल शर्मा जी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने धमकी भी नहीं दी। उन्होंने ये बोला कि हम ये सब नहीं चलने देंगे, आप जाके किसी को भी धमकी नहीं दे सकते। तो पूरे टीएमसी के पेट में दर्द हो गया। उधर कांग्रेस कहती है मोदी आतंकवादी है। खड़गे जी की ये स्टेटमेंट है कि मोदी आतंकवादी है। उधर राहुल गांधी टीएमसी के अगेंस्ट खड़े हैं। शायद उनको ये लग रहा हो कि अगर वो ममता अगर जीत जाती है, टीएमसी अगर जीत जाती है, तो इंडी अलायंस का जो मेन पद है वो शायद ममता जी को चला जाए। इस वजह से वो चाहते हैं ममता ना जीतें। बीजेपी ने अपनी पूरी जान लगा ही दी है। साम दाम दंड भेद जितने तरीके अपना सकते थे सब अपनाए। टीएमसी ने भी हार नहीं मानी। जितने तरीके वो अपना सकते थे, जो हमेशा से करते आए हैं, वो आज भी कर रहे हैं। अब फिलहाल ममता दीदी स्ट्रांग रूम के बाहर जाके बैठ गई हैं। स्ट्रांग रूम वो जगह होता है जहां सारे ईवीएम से स्टोर किए जाते हैं। अब वो कह रही हैं कि अंदर ईवीएम में टैंपरिंग हो सकती है, इसलिए मैं यहां से नहीं जाऊंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी नेता जो इलेक्शन में खड़ा है उसको स्ट्रांग रूम के आसपास जाना अलाउड नहीं होता। वो 100 मीटर के दायरे में भी नहीं जा सकता। ये असंवैधानिक है। लेकिन ममता दीदी जाके वहां बैठी हुई हैं और मतलब एक धरने जैसा माहौल बना दिया है कि अंदर ईवीएम में टैंपरिंग होगी, ईवीएम से छेड़छाड़ की जाएगी, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। उनके साथ साथ उनके काफ़ी चाहने वाले भी वहाँ बाहर इकट्ठा हैं। बहरहाल इस बार वोटिंग का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। 92.93% लोगों ने वोट डाला है। बाहर से आके, दूर दूर से लोगों ने आके वोट डाला। सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोगों ने ये अपलोड किए अपनी वीडियोस कि हम लंदन से वेस्ट बंगाल आ रहे हैं, हम दुबई से वेस्ट बंगाल आ रहे हैं। और उसमें नीचे उन्होंने हैशटैग लगाया फॉर अ चेंज, अपने प्रदेश को बचाने के लिए, अपनी बंगाली सभ्यता को बचाने के लिए। 4 तारीख को काउंटिंग होनी है, देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद।